स्टूडेंट बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, चूँकि मैं भी अच्छा हूं। ओके, आइए हम देखते हैं आज क्लास 8 में चलते हैं हिस्ट्री। क्योंकि इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी को देखा था, हाँ, फेयरली एग्जामिनेशन के बाद जो आपके सिलेबस बच गए थे उससे हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोगों ने फिर सिविक्स पढ़ना स्टार्ट किया, सिविक्स को भी समाप्त कर दिया कल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हाफ ईयरली के बाद की जो बची हुई हिस्ट्री की आपकी लेसन्स हैं, लेसन 6, 7, 8, 9 जो भी जितना होगा हम लोग 1 बाय 1 सभी को रीड करेंगे, लर्न करेंगे और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं क्लास लेसन 6 की, जिसका नेम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। यानी कि आपको लेसन के नेम से स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग लेसन में मेनली 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़? पहला बात है वीवर्स। वीवर्स क्या होते हैं? तो आप पता है कि जो टेक्सटाइल कॉटन जो कपड़े बुनते हैं या कपड़े के फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं जो वर्क करते थे उसे वीवर्स कहते थे। आयरन स्मेल्टर यानी कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था उसमें आयरन ओर को निकाल करके माइन से उसे स्मेल्ट करते थे और तरह तरह के आयरन की टूल्स को बनाते थे। और फैक्ट्री वर्कर्स यानी कि फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्री के मालिक, कंपनियों के मालिक, ये तीनों में देखेंगे कौन कौन से क्या वर्क करते थे और तीनों में क्या रिलेशन था। कब की बात पढ़ेंगे हम? तो ड्यूरिंग द लेट 19 या 17 सेंचुरी। ओके, यानी कि आज से लगभग हम 300-400 वर्ष पहले की स्टोरी पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री में जो इंडियन इंडस्ट्री था या जो वीवर्स थे या फिर आयरन स्मेल्टर थे उनकी क्या कंडीशन रही होगी, उनकी क्या दशा थी। हम इन तमाम बातों को जानेंगे लेसन में 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है हिस्ट्री का तो आप पेज नंबर 64 ओपन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी समझ में आ जाए। मैंने आपको इससे पहले एक फिगर दिखाना चाहूँगा जो कभी हमारे कंट्री में जो पोर्ट होता था सूरत, ये सूरत की पोर्ट की फिगर है। आप देख रहे हैं कितना बिजीएस था उस समय जब हमारे कंट्री में वीवर्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप थी। यानी कि यहाँ पर सैकड़ों, दैट मीन्स हंड्रेड्स जो शिप्स हुआ करती थी अलग अलग कंट्री की, यहाँ पर आती थी और अदर कंट्री में जो है प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री का लेकर के सेल करती थी। यानी कह सकते हैं कि हमारे कंट्री का जो ट्रेडिंग सिस्टम था या जो आपका फैक्ट्री वगैरह था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। तो कौन सा डेवलप था, कौन सा प्रोडक्ट हमारे कंट्री में सबसे अधिक प्रोड्यूस होती थी और कहाँ कहाँ सेल होती थी, उसमें फैक्ट्री में काम करने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से लोग किस किस लेवल पे वर्क करते थे, उनकी क्या कंडीशन थी, हम इन तमाम बातों को जानेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही ये लेसन इम्पोर्टेंट है, अट्रैक्टिव भी है और हम इसको नॉलेजफुल भी कर सकते हैं ताकि हमें इससे बहुत सारी नॉलेज जो है मिलेंगी। आइए देखते हैं, मैं बहुत समय नहीं लॉस करते हुए आप सीधे पॉइंट पे आता हूँ। दिस चैप्टर tells the story of the craft and industries of India during the British rule by causing on 2 industries, namely textile and iron and steel industry। देखिए हम यहाँ मेनली लेसन में 2 बातें करेंगे, 2 लेसन में बात करेंगे। सबसे पहला हो गया आपका क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। उस समय जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था और मेनली यहाँ पर हम 2 इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं, टेक्सटाइल यानी कपड़ों की इंडस्ट्रीज और एक है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। यानी किस तरह से डेवलप था या फिर यहाँ कैसे वर्क हुआ करता था, हम इन दोनों इंडस्ट्री में बात करेंगे 1 बाय 1। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वेयर क्यूरिकल ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन एंड द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। यानी कि एक बात कर रहे हैं हम लोग इंडस्ट्री की, तो दोनों इंडस्ट्रीज जो हैं हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। लेकिन जब मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया ब्रिटेन में, यानी सबसे पहले ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठी, यानी कि जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, यानी कि मशीनों के द्वारा कल कारखानों में काम करना या प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि उद्योग धंधे द्वारा, उद्योग द्वारा, मशीन द्वारा, नए नए टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट द्वारा अपने प्रोडक्शन को करना ही क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया सबसे पहला हुआ ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में होने से पहले हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन था वो पूरे वर्ल्ड में ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ के लोग हमारे प्रोडक्शन के, हमारे प्रोड्यूस के दीवाने हो चुके थे। वे हमारे प्रोडक्ट को यूज किए बिना रह ही नहीं सकते थे। इतना हमारे कंट्री का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, ये टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन था, कपड़े की जो प्रोडक्शन था, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का हुआ करता था।
लेकिन जब रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, तो 19वीं सेंचुरी के आते आते तक वो सबसे आगे निकल चुका था। कौन? ब्रिटेन। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1815, ब्रिटेन कम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन रिवोल्यूशन होने के बाद ब्रिटेन में इतने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रीज का, कि वहाँ की जो वस्तुएं हैं, वहाँ की जो प्रोडक्शन है, पूरे वर्ल्ड के लोगों को सप्लाई होती थी, पूरे वर्ल्ड के लोग उसको परचेज करते थे। इसलिए उसे कहा क्या, इसे नाम दिया गया वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की वर्कशॉप। किसको कहा गया? ब्रिटेन को। क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर इतने मात्रा में अधिक रिवोल्यूशन हो चुके थे इंडस्ट्रियों का इतना डेवलपमेंट हो चुका था कि वहाँ से हर एक छोटी बड़ी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स होती थी वो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों में सेल हुआ करती थी। लेकिन हम उससे पहले की स्टोरी पढ़ेंगे कि क्रांति होने से पहले कि क्या कंडीशन थी हमारे कंट्री के उद्योगों का, हमारे कंट्री के वेबर्स का, हमारे कंट्री के स्मेल्टर्स का। ठीक है, तब मेनली बात करेंगे इसमें आगे टॉपिक में। तो द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, उसका क्लोज संबंध है, नज़दीक का संबंध है जब हमारे कंट्री को कंटेस्ट हुए, यानी कि हमारे कंट्री पे जब अटैक किया या फिर हमारे कंट्री को अपने कब्जे में लिया या उसको कॉलोनाइज किया। आपको पता है कि हमारी कंट्री पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियर अबाउट 200 ईयर्स जो है कंट्रोल रहा है। जब कॉलोनाइज किया, अब हमने लेसन 2 में भी देखा है इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में कैसे आई और किस तरह से हमारे कंट्री को अपने कंट्रोल में लिया, इस बातों को हमने देखा है। ईस्ट इंडिया कंपनीज interest in trade led to the occupations of territories, and how do pattern of trade change over the decades। यानी कैसे हमारे कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अपने ट्रेड को मतलब फैलाई और किस तरह से समय के साथ साथ उनके ट्रेड जो है चेंज होता गया। हमने क्लास 2 में देखा, लेसन 2 में देखा है इसी क्लास में। इन द लेट 18th century द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया। देखिए हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यानी कि 1700 लास्ट क्या 80 के आसपास की बात करूँ मैं। तो वहाँ पर सबसे पहले इंग्लैंड के जो आते थे व्यापारी, मर्चेंट आते थे, तो हमारे कंट्री का प्रोडक्ट्स परचेज करते थे, जैसे कॉटन हो गया, स्पाइस हो गया, वे लोग परचेज करते थे। इसके बदले में वहाँ से पैसे लाते थे और पैसे पे क्या करते थे, उसको परचेज किया करते थे। ठीक है, एंड एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंग्लैंड यूरोप मेकिंग प्रॉफिट थ्रू द सेल, और इसको बेच करके जो है फायदा मुनाफा कमाते थे। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि एक समय था 18th सेंचुरी में कि ब्रिटेन के लोग, अदर्स कंट्री के लोग जो हमारे कंट्री में आते थे और यहाँ से प्रोडक्ट माल को परचेज करते थे और अपने कंट्री में लेकर सेल करते थे और उसे बेनिफिट कमाते थे। लेकिन एक समय आ गया, कब? जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सेटअप होना स्टार्ट हो गई, तब हमारे कंट्री को एक बाजार दिखते थे, यानी कि अपने कंट्री का प्रोडक्ट हमारे कंट्री में लाकर सेल करना शुरू कर दिए। सुन रहे हैं आप? एक समय था कि हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स को ले जाकर सेल करते थे अपने कंट्री में, उससे फ़ायदा कमाते थे। लेकिन जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप हो गया, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गई, तब क्या करने लगे, अपने कंट्री का प्रोडक्ट हमारे कंट्री में सेल करने लगे, यानी कि अब उनके लिए हमारा कंट्री एक बाजार हो गया। क्या हो गया? मुनाफा कमाने का एक प्लेस बन गया। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले हमारे कंट्री से प्रोडक्ट परचेज करते थे और अपने कंट्री में सेल करते थे, जो क्या हो गया, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। हाउ डिड एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लोटिंग इन इंडिया। और समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ब्रिटेन की कंपनी इंडस्ट्रीज हमारे कंट्रियों में, ब्रिटेन की सामानों का बाढ़ आ गया, एक तरह से कह सकते हैं पूरा मार्केट हमारा कंट्री छा गया। हाउ डिड दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। जब इतना ये हो गया तो हमारे कंट्री का जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या जो इंडस्ट्री था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। जो पहले हमारे कंट्री का प्रोडक्ट यहाँ तैयार होता था और बाहर में सेल होता था, तो उसमें हमारे कंट्री के प्रोडक्शन की क्या कंडीशन रही होगी। दिस इज द क्वेश्चंस
वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर, यानी कि हम इसमें देखने वाले हैं कि आखिर हमारे कंट्री की इंडस्ट्री की क्या दशा हुई और कैसे डेवलप थी। तो आइए हम देखते हैं लेसन टॉपिक का पहला पॉइंट है आपका इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, यानी कि इंडियन टेक्सटाइल भारतीय कपड़े की दुकानें या कपड़ों के कारखाने और विश्व की बाजार की क्या संबंध था, या फिर कैसे हमारे कंट्री का प्रोडक्शन जो था टेक्सटाइल प्रोडक्शन था वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था, हम इसको देखेंगे। तो आप यहाँ एक इमेज देख रहे हैं पोटाला वेब्स मिड 19th सेंचुरी की एक फिगर दी हुई है। पोटाला वाज द ओवेन इन सूरत, ये सूरत में अहमदाबाद एंड पठान में बहुत अच्छे से मतलब ये प्रोडक्ट्स होता था। एंड हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में ज़्यादा काफ़ी कीमत उसमें मतलब कीमती होता था। इट बिकम्स पार्ट ऑफ द लोकल विविंग ट्रेडिशन देयर, और हमारे कंट्री में लोकल ट्रेडिशन था लोगों को बनाने का। देख रहे हैं आपकी कितने अच्छे कलाकारी से इसको बनाया गया है इसमें इमेज के साथ साथ। तो हम यहाँ देखेंगे लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन अराउंड 1750। हम 18th सेंचुरी की मध्य से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को देखना, यानी कि 1715 से हमारे कंट्री में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था वो कैसे होता था, कौन कौन उसमें लोग शामिल थे, कौन किस फैक्ट्री में होता था, इसकी क्या क्वालिटी हुआ करती थी, हम इन बातों को देखेंगे। अराउंड 1715 बिफोर द ब्रिटिश कन्क्वेट बंगाल, इंडिया वाज बाई फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। देखिए 1750 के आसपास की बात हो रही है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल को कन्क्वेट की, यानी सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहाँ आए, बंगाल में आए और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया था। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसमें जो हमारा जो कॉटन प्रोड्यूसर था वो लार्जेस्ट वर्ल्ड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो है हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन जो था वो सेल होता था। इंडियन टेक्सटाइल हैज लॉन्ग बीन रिनाउड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी। देखिए फाइन वर्ड यूज किया गया है। फाइन मीन्स यानी कि अच्छे क्वालिटी की सबसे उम्दा किस्म के जो है कॉटन यहाँ पर तैयार होता था। एंड क्राफ्टशिप, और यहाँ पर एक क्राफ्टशिप यानी कि क्राफ्ट का जो बनाने की जो कला थी वो एक अद्भुत थी जो पूरे वर्ल्ड के लोगों को अट्रैक्ट करती थी। दे वेयर एक्सटेंसिवली ट्रेड इन द साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ का जो प्रोडक्शन हुआ करता था टेक्सटाइल का वो हमारे कंट्री के अलावा अदर कंट्री में, जैसे आपका एशिया हो गया, जावा, सुमात्रा, पेनांग इत्यादि देशों में जो है सेल हुआ करता था। एंड वेस्ट पश्चिम में भी आपको सेंट्रल एशिया तक हमारे कंट्री का टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन था वो सेल होता था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप, यानी कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग सिस्टम थे, जो यूरोपियन ट्रेडिंग व्यापार कंपनी थी वो हमारे कंट्री के टेक्सटाइल को परचेज करती थी और कहाँ सेल करती थी? यूरोपियन मार्केट में। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड क्राफ्टशिप इंडियन वेवर्स टू प्रिजर्व्ड इन मेनी वर्ड्स स्टिल करेंट इन द इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, यानी कि इतना हमारे लिए ये पॉपुलर हुआ क्राफ्ट वगैरह या फिर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कि इसका देखने को मिलता है कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, कई सारे वर्ड्स इंग्लिश में हैं जो कि हमारे कंट्री के टेक्सटाइल प्रोडक्शन से मतलब निकले हुए हैं। जैसे हम देखेंगे इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड एंड सी व्हाट दे टेल अस, यानी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज इतने डेवलप हुई कि इंडस्ट्री डेवलप होने जिस प्लेस पर या जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसके नाम पर अलग अलग वर्ड हैं जो हम देखेंगे समझ आएगी आखिर ये वर्ड कैसे निकले हुए हैं, कहाँ से निकले हुए हैं। इसका मतलब हमारे प्रोडक्शन, हमारे कंट्री का जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था वो इतना ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी का था या फिर दूर दूर तक फैला था कि उसके प्रोडक्शन प्लेस के नाम पर कुछ कुछ ऐसे वर्ड हमको एग्जाम्पल ग्रुप में देखने को मिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक वही है वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे यहाँ किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप थी उसकी कहानी को बताते हैं। देखते हैं तो यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट इन मोसूल इन प्रेजेंट डे इराक। देखिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स जो है एक होता है इनकाउंटर्ड यानी कि आमना सामनी होना, इंट्रैक्ट होना
कॉटन जो हमारे कंट्री का जो फाइन कॉटन था उससे उनकी परिचय कहाँ से हुई, उससे उनकी मुलाकात कहाँ से हुई, तो अरब मर्चेंट के द्वारा हुई। कहाँ पर? मोसूल में। मोसूल एक एरिया है और इराक में, तो वहाँ पर यूरोपियन ट्रेडर्स का मुलाकात हुई किससे? हमारे कंट्री के कॉटन टेक्सटाइल कॉटन से, कॉटन प्रोडक्ट से, मोसूल में। सो दे बिगेन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वोवेन टेक्सटाइल इन मोसूल। इसीलिए मोसूल में इसका मतलब उसे परिचय हुआ, यानी कि इंट्रैक्शन हुआ। नाम क्या पड़ गया उसका? मसलिन। हम लोग ने मखमल भी बोलते हैं, मलमल, जो काफ़ी मुलायम होता है और वो काफ़ी मतलब अच्छा क्वालिटी का कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं मसलिन। यानी कि जो मसलिन वर्ड निकला वो कहाँ से निकला? मोसूल से। मोसूल कैसे प्रसिद्ध हुआ? हमारे कंट्री का जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, खासकर कॉटन कपड़े, वो मोसूल में जो आपके अरेबियन मर्चेंट थे उसको सेल करते थे। तो वहाँ पर मोसूल में आए थे यूरोपियन ट्रेडर्स और वहाँ उन्होंने देखा कि इस तरह के कपड़े यहाँ मिल रहे हैं। पूछे कहाँ मिल रहा है भाई? इंडिया में। तो चूँकि सबसे पहला उन्होंने देखा था मोसूल में, नाम क्या रख दिया उन्होंने? मसलिन। देख रहे हैं आप, केवल प्रोडक्शन की क्वालिटी पर, प्रोडक्शन की क्वालिटी जहाँ से होती है उसके प्लेस के नाम पर रख दिया उसको मसलिन, जिसको आज हम मखमल या मलमल कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइट करेंसी, और ये जो है ये बहुत अधिक मामले में जो लोग वैसे मनी गेन किए। वेन द पुर्तगीज फर्स्ट कम, जब पुर्तगीज यानी पुर्तगाली हमारे कंट्री में पहली बार आए थे तो स्पाइस की खोज के लिए आए थे, मसाले की व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन और वो कहाँ आए थे पता आपको है? दे लैंडेड इन कालीकट। उन्होंने कालीकट आए थे ऑन द केरला कोस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। हमारे इंडिया के जो आपके दक्षिणी और पश्चिमी, अब देखें वो केरला का मैप, अगर देखेंगे मैप में केरला कहाँ है तो आपको स्पष्ट मालूम है कि हमारे कंट्री के जो साउथ ईस्ट पार्ट में है, तो वहाँ पर कालीकट में आए थे। कौन आए थे? यूरोपियन ट्रेडर्स, है ना, सॉरी पुर्तगीज। और किसके लिए आए थे? स्पाइस के लिए आए थे, मसाले के लिए आए थे। लेकिन हुआ क्या? द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप। आए थे मसाले के लिए, लेकिन क्या किया उन्होंने? अपने साथ मसाले के साथ साथ क्या ले गए? टेक्सटाइल कॉटन कपड़े भी ले गए। और वो जहाँ से ले गए कहाँ आए थे? पहले वो कैलिको में आए थे, कालीकट में आए थे, इसलिए उसे क्या नाम रखा? कैलिको नाम रख दिया उस कपड़े का। इसका हम लोग कटन कहते हैं। ड्राइव फ्रॉम द कालीकट, यानी कि जो कैलिको वर्ड यूज किया वो कहाँ से यूज किया? कालीकट से। ठीक है, तो कालीकट पे ही वो क्या किए थे? पहले आए थे वो। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम अ जनरल नेम फॉर द ऑल कॉटन टेक्सटाइल। और जितने भी कॉटन टेक्सटाइल, जितने भी कपड़े की मतलब प्रोडक्शन थी, उसे लोग क्या कहा? कैलिको नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कि जो कैलिको वर्ड जो नया आया वो कहाँ से आया? कॉटन टेक्सटाइल से आया। चूँकि वो जो पहली बार पुर्तगीज आए थे हमारे कंट्री में केरला में, तो कालीकट प्लेस पे आए थे, इसलिए जो कालीकट में सामान मिला उसे लोगों ने कैलिको के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल देखा। ऐसे बहुत सारे वैसे वर्ड हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज की वजह से वो ड्राइव हुए हैं, वो निकले हुए हैं। तो देयर आर मेनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट। यानी कैसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे इंडियन टेक्सटाइल की वजह से वेस्टर्न मार्केट में प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे मान लो कि कैलिको, भाई क्या देना चाहिए? जाओ इंडिया में कैलिको लेते आओ। अब कॉटन प्रोडक्ट्स है, हम कहते हैं कॉटन प्रोडक्ट्स, वो कहते हैं कैलिको लेते आओ। कैलिको कहाँ से आया? तो कालीकट से। कालीकट क्यों? क्योंकि वहाँ पहली बार आए थे, इसलिए उनको नाम यादगार हो गया। चलो कैलिको नाम से ये मशहूर हो गया। ठीक है, पॉपुलरिटी इंडियन टेक्सटाइल वेस्टर्न मार्केट। हाँ, आप अगर फिगर 3 को देखेंगे नेक्स्ट दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से एक ऑर्डर बुक है। यानी कि सामान मंगाने का, जो सामान लोग जाते हैं हमें मार्केट में क्या करते हैं? एक लिख देते हैं, पेपर पर्ची लिख देते हैं, भाई हमें क्या क्या सामान लाना है। अगर एक दो है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबा लिस्ट में सामान मंगाते तो क्या करते हैं? उसको पहले हम लिस्ट बना लेते हैं कि भाई मार्केट जाए तो भूल न जाएँ। ये ऑर्डर लगाना होता है, हम फ़ोन करते हैं भाई ये सामान हमको चाहिए होता है, तो क्या करते हैं लोग? उसको एक पेपर पे लिस्ट बना लेते हैं। उसी प्रकार की ऑर्डर बुक का यहाँ पर एक फिगर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पेज में कि ये 2 वर्ष पहले जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती थी, रिक्वायरमेंट से 2 वर्ष पहले जो है इस तरह की ऑर्डर बुक लगाने होते थे वेबर्स के पास, इंडस्ट्रीज के पास।
तब आपको इतने अमाउंट में जो है वो प्रोडक्शन आपको तैयार होता था। देखेंगे इसको, यू कैन सी पेज ऑन ऑर्डर बुक दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन कोलकाता इन 1730। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये लिस्ट बनाया हुआ है, जो कोलकाता में अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड किया गया था, भाई हमको इतना अमाउंट में कपड़े जो है सेंड कर दीजिए। कब की बात है? 1730 की बात है। ओके, द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ। देखिए ऑर्डर कितना का है, ये 5,89,000 पीस, इतने अमाउंट में कपड़ों की ऑर्डर दी गई थी। सोच लो कितना अमाउंट को बनाने में कितना समय लगेगा और कितने पैसे का हो सकता है। यानी कि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन हमारे कंट्री से क्या करती थी, प्रोडक्शन परचेज करती थी और अपने कंट्री में सेल करती थी। कितना हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन डेवलप था। ओके, browsing through the order book, you would have been a list of 98 variety of cotton and silk cloth। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे लिस्ट को हम लोग, मान लो कि 98 प्रकार का, एक दो नहीं 98 वेराइटीज की कॉटन, टेक्सटाइल और सिल्क की यहाँ पर डिमांड की गई थी उस ऑर्डर बुक के माध्यम से। दीज वे आर नोन बाई देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड इन द piece of goods, usually woven cloth piece that were 20 yards long and 1 yards wide। यानी कि जो 98 जो इतना पीस था 5,89,000 पीस जो था, तो एक पीस कितने का था पता है? 20 यार्ड्स लंबा और 1 यार्ड चौड़ा। ऐसे 1 पीस करके 5 लाख पीस था और 98 प्रकार के 98 वैरायटी का था। तो सोच सकते हो कि हमारे इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कितना डेवलप्ड रहा होगा कि इतने वैरायटी का कपड़े जो है वो इजीली बनाया जाता था। ओके, ये ऑर्डर बुक शो करता है। इस ऑर्डर बुक में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे इंडस्ट्री के निकले हुए प्रोडक्ट्स के नाम पर इसका नाम पड़ा है। जैसे आपने दो का देखा आप लोगों ने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे। आगे आते हैं, नाउ लुक एट द नेम ऑफ द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक। और ध्यान से देखेंगे इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज का बुक्स हैं। एमॉन्ग्स द स्पीसीज ऑर्डर्ड इन बल्क वेयर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉल्ड चिंज। यानी कि यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग नेम भी था। जैसे यहाँ पर दिया कि प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ होता था, उसे क्या बोलते थे? चिंज बोलते थे। और कोसे या खासा एंड बंधना। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंज केम फ्रॉम। यानी कि जो वर्ड है ये कहाँ से आए हैं, क्या आप समझ सकते हैं? इट इज राइट फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंट। यानी कि जो ये आपको देखा चिंट वर्ड जो है वो हिंदी से लिया गया है। इसका अर्थ होता है क्या? चिंट। अ क्लॉथ विथ अ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन। यानी कि आप जो फिगर देख रहे हैं आप इस बुक में, तो ये जो फ्लावर यानी कि उसमें स्मॉल या कलरफुल फिगर होते थे उसे बोलते थे चिंट। From the 1680 there started the craze of the printed Indian cotton textile in England and Europe mainly for their exquisite floral designs, fine texture and the relative cheapness। यानी कि बात हो रही कि 1960-80 तक हमारे कंट्री की जो ये प्रिंटेड मटेरियल्स कॉटन की होती थी वो यूरोप और इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाता था। और इसको लोग रिच पर्सन जो होते थे या जो मिडिल क्लास के लोग होते थे इसको ज़्यादा यूज करते थे। इवन रिच पीपुल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन, यानी कि वहाँ की महारानियाँ भी क्या करती थी? हमारे कॉटन के कपड़ों को यूज किया करती थी। ऐसे चीज़ को वोर क्लॉथ ऑफ इंडियन फैब्रिक, यानी कि इंडियन फाइबर से बने हुए कपड़ों को लोग विदेशों में अच्छे खासे रिच पर्सन, किंग, बड़े बड़े मर्चेंट जिनकी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा होती थी, वैसे लोग हमारे कंट्री का जो है प्रोडक्शन यूज किया करते थे। सिमिलरली द वर्ड बंधना, अभी आपने देखा एक चिन्ह क्या है कि एक छोटे छोटे यानी कि कलरफुल फ्लावर का डिजाइन बनाया हुआ एक कपड़े होता था, जिसको लोग हमारे कंट्री के अलावा अदर्स कंट्री में जो राजा महाराजा होते थे, रानियाँ होती थी, ऐसे लोग उसको यूज़ करते थे।
एक दूसरा कपड़ा है। सिमिलरली द वर्ड बंधना नाउ रेफर टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड क्राफ्ट्स फॉर द नेक और हेड, यानी कि लोग जो गलों में या फिर बांधने के लिए जो यूज करते थे बंधना, तो वो बंधना वर्ड कैसे यूज हुआ, कहाँ से आया है, आज हमारी देखते हैं। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, ये जो बंधना वर्ड है वास्तव में देखा जाता है तो बंधना यानी कि हिंदी का टाइम होता है ना, बांधना, बांधने से है। बांधने से कैसे हुआ, एड एंड प्रेफर्ड टू अ वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू द मेथड ऑफ टाइम एंड डाइंग, बांध कर रंगना। आप लोग भी कभी देखे होंगे, जाते होंगे मतलब ऐसे कपड़ों का, जिसे क्या करते थे लोग, उसको बांध करके उसको कलर करते थे। जो पार्ट बंधा होता था उसमें कलर नहीं होता था, यानी कि अलग अलग आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, एक जैसे आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टाई किया हुआ है इसको कलर में किया गया है। तो अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है कि इसमें कपड़े जो ब्लैंक यानी कि वाइट हुआ करते थे या एक रंग के होता थे, तो जिसको डिस्कलर करना होता था, अलग कलर करना होता था, उसको बांध देते थे पूरे टाइट करके, ठीक है, और तब उसको कलर में डुबोते थे। तो जितना पार्ट्स टाइट होता था वो कलर नहीं हो पाता था, बाकी जो होता था वो होता कलर। तो इसको बोलते हैं बंधना, है ना, इस पे नाम इसका बंधना पड़ा। एंड रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मेथड ऑफ टाइम एंड डेइंग। देयर वेयर अदर क्लॉथ इन द ऑर्डर बुक दैट वेयर द नोटेड बाई इन द पीस ऑफ ओरिजिन कासिम बाजार, यानी कि उसमें और जो ऑर्डर बुक ने हमने देखा उसमें और सारे मटेरियल्स हैं, और सारे कॉटन क्लॉथ जो है उसका नाम अलग अलग ओरिजिन प्लेस से पड़ा जहाँ से वो मतलब प्रोड्यूस होता था, जैसे कासिम बाजार, पटना, है ना, कलकत्ता, उड़ीसा, कारपुर, यानी कि इस तरह से जो है नाम है उस कपड़ों की जहाँ से वो प्रोडक्शन हुआ करते थे। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड्स शो हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर थी। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। आप देखते हैं कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था या प्रोडक्शन था, यूरोपियन मार्केट में उसकी क्या प्लेस थी, है ना, कब तक वो यूरोपियन कंट्री में जो छाए रहा या पॉपुलर रहा। तो बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk market in England began protesting against the import of Indian cotton textile। देखिए 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक जो यूरोपियन कंट्री के जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वे चिंतित रहा करते थे कि भाई जब इंडियन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन इतना पॉपुलर होता रहेगा और हमारे कंट्री में आके सेल होता रहेगा तो हमारे कंट्री का प्रोडक्ट क्या होगा, परचेज नहीं होगा, सेल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करी, यानी कि अगेंस्ट में प्रोटेक्शन की कि जो इंडियन टेक्सटाइल की कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसे ना लाया जाए। यानी कि वहाँ के जो व्यापारी थे वो विरोध करने लगे अपने सरकार से, भाई जो इंडियन टेक्सटाइल हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है उसे कम कर दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए, ताकि हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो हमारे कंट्री में कम से कम सेल हो। सोचो कितना हमारे कंट्री का प्रोडक्शन फाइन क्वालिटी का होता था कि अपने कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री में भी वो क्या कंपीट करते थे, और इतना कंपीट करते थे कि वहाँ की जो प्रोडक्शन था वो फीकी पड़ जाती थी और हमारे कंट्री का प्रोडक्शन जो है वहाँ धड़ल्ले से सेल हो रही थी। तो वहाँ के जो मर्चेंट हैं या वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वहाँ के जो वर्कर्स थे वो लोग सरकार से डिमांड किया क्या कि इंडिया टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शन है हमारे कंट्री में ना मंगाया जाए, इंपोर्ट ना किया जाए। ओके, इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड द लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल थिंग एंड इन इंग्लैंड, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1721 में वहाँ एक बैन लगा दी कि जो इंडिया से आने वाला जो क्लॉथ है चीन वो हमारे कंट्री में यानी कि ब्रिटेन में नहीं आएगा, और इंग्लैंड में भी यही हुआ था। इंटरेस्टली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट,
और इस पर एक नियम बना दिया गया, एक एक्ट बना दिया गया। इसके बाद में क्या कहा गया उसको? कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट में क्या हुआ था? व्हाट डू यू नो अबाउट कैलिको एक्ट? कि अकॉर्डिंग टू द कैलिको एक्ट, है ना, द टेक्सटाइल प्रोडक्शंस ऑफ इंडिया वाज बैन्ड इन द ब्रिटेन मार्केट, यानी इंग्लैंड मार्केट। यानी कि इस एक्ट वहाँ से क्या किया गया? इंग्लैंड के मार्केट में, ब्रिटेन के मार्केट, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक आदेश पारित कर दिया कि इंडिया की जो प्रोडक्शंस है टेक्सटाइल की वो वहाँ पर नहीं जाएगी। एक नियम बना दिया गया। इस नियम क्या बोलते हैं? कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट देखिए, कैलिको एक्ट क्यों? क्योंकि कैलिकट से पहले बार गया था वहाँ पर, है ना, इसलिए इसको कैलिको, यानी कैलिको की जो प्रोडक्शन है वहाँ पर अब नहीं जाएगा। ये कंडीशन था एक समय हमारे इंडस्ट्रीज का, कि लोग हमारे इंडस्ट्री से जलते थे, इतना पॉपुलर है, इतना फाइन क्लॉथ का है कि उसका प्रोडक्शन जो है नहीं सेल होता था। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगेन टू डेवलप इन इंग्लैंड। और उसी समय इंग्लैंड में क्या होना शुरू हो गया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अनेबल टू कम्पीट विथ इंडियन टेक्सटाइल। ये लोग बोले कि तब तक वहाँ पर नहीं होना चाहिए जब तक हम इंडियन टेक्सटाइल से कम्पीट नहीं कर सके। इंग्लिश प्रोड्यूसर wanted to ensure market within the country by preventing the entire entry of the Indian textile. The first to grow under government protection was to calico printing industries. वो चाहते थे कि हमारे कंट्री का इंडस्ट्रीज तब जब तक डेवलप न हो जाए, जब तक हम लोग इंडिया के टेक्सटाइल से कंपटीशन न करने लगे, तब तक हमारे कंट्री में इंडियन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन न आए। ठीक है, और हमारे वहाँ की जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो जाए। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन था वो मतलब ग्रो हो जाए। इंडियन डिजाइन्स वेयर नाउ लिमिटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइल्ड मस्लिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। स्टार्टिंग में जब वहाँ स्टार्ट किए लोग तो हमारे कंट्री से केवल सादा यानी कि प्लेन कपड़े लाते थे और उसको कॉपी करके उसको रंगते थे और मार्केट में सेल करते थे। यानी कि हमारे कंट्री की प्रोडक्शन की लोग कॉपी करते थे, है ना, चाहे कि हमें यहाँ से प्रोडक्शन नहीं परचेज करना पड़े, हम अपने कंट्री में प्रोडक्ट करें उसको सेल कर सकें। कंपटीशन विथ इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू अ सर्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। यानी कि कंपटीशन के दौर में इंडियन टेक्सटाइल जो है वहाँ पर सर्च होने लगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, काफ़ी सारे जो है तकनीकी विकास हुआ इंग्लैंड में। और 1764 द स्पिनी जेनी, यानी कि स्पिनी जेनी एक ऐसा सिस्टम्स है, ऐसा मशीन्स है जिसमें जो वेविंग प्रोसीजर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अगर एक वर्कर एक दिन में 5 कपड़े या 2 कपड़े की प्रोडक्शन करता है तो स्पिनिंग जेनी से उसे 10 गुना अधिक प्रोडक्शन जो है तैयार होगा। ऐसा एक मशीन था जो स्पिनिंग जेनी, ये कब आया था या हुआ? द इन्वेंटेड बाय द स्पिनिंग जेनी। तो याद रखना, जॉन के ना